हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अबाउट पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का हम एक वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं। एक वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया गया है अबाउट डेमोक्रेसी, जो कि फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का। जैसे मैंने बोला था, इस चैप्टर के 3 पार्ट है। पहला पार्ट था डेमोक्रेसी और उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि हाउ इट ऑल वर्क्स। डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या राइट्स आती है फॉर सिटीजन, फॉर पीपल ऑफ दैट कंट्री, स्पेशली फॉर इंडिया। और इसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट वही चैप्टर जिसका सेकेंड पार्ट हम देखेंगे, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड पार्ट, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। यानी कि हमने फर्स्ट पार्ट में बात की डेमोक्रेसी कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर क्या राइट्स है, और अब हम बात करने वाले हैं अबाउट सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। कैसे ही पूरे सिटीजन्स, जो भी उस कंट्री का सिटीजन है, जितने भी जनता है, उन सब में इक्वालिटी कैसे इस्टेब्लिश कर सके, सोशल जस्टिस कैसे दे सके, उसके रिलेटेड हम इस सेकेंड पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से देख लेते हैं अबाउट इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर लिखा गया है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी आर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सही बात है, क्योंकि इक्वालिटी रहेगी तभी आपस में भाईचारा रहेगा, प्यार रहेगा, और कंट्री में शांति रहेगी और कंट्री ग्रो और प्रोग्रेस कर पाएगी। The Constitution has given the guidelines to establish a new society based on these two values. We are the following path laid down by our Constitution to achieve this goal. अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वेज भी दिए हैं जिससे हम सोशल जस्टिस और आपस में एक इक्वालिटी एस्टैब्लिश कर सके। क्या क्या है आगे देखेंगे। To establish social justice is to remove those social conditions which are responsible for injustice and insist on equality of dignity for all individuals. अब यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट बोला गया है कि सोशल जस्टिस हम एस्टेब्लिश कब कर पाएंगे, जब हम ऐसी कंडीशंस को सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे जो कि इनजस्टिस का प्रमोट करता है, जो कि आपस में इनइक्वालिटी प्रमोट करता है। अगर ये सारे फैक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करके सोसाइटी से रिमूव कर ले तो कहीं ना कहीं हम सोशल जस्टिस एस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी एम्स एट एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल स्टेटस such as superior or inferior on the basis of caste, religion, language, gender, place of birth, race, property and giving equal opportunity for development to every individual. अब यहाँ पे कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो जेंडर हो, चाहे वो प्लेस ऑफ बर्थ हो, चाहे वो जात पात हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, सारी चीज़ में इनइक्वालिटी खत्म हो जानी चाहिए किसी भी बेसिस पे। अगर आप इनइक्वालिटी करते हो प्रैक्टिस, तो फिर सोशल जस्टिस और इक्वालिटी हम कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर ये दोनों हमें अचीव करना है तो ये सारी जगहों से हमें डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना होगा, सारे ही बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना होगा। टू एस्टैब्लिश जस्टिस एंड इक्वालिटी एफर्ट्स आर टू बी मेड एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी। सही बात है, हर लेवल पे हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम सोशल जस्टिस और इक्वालिटी एस्टैब्लिश कर सके। बट द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स एंड पॉलिसीज ऑन दिस फ्रंट आर मोर इम्पॉर्टेंट। अब हम सिटीजन, एज एन सिटीजन तो ट्राई करेंगे कि हम सोशल जस्टिस और इक्वालिटी एस्टैब्लिश कर सके, आपस में कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना करे। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का जो रोल है, गवर्नमेंट का रोल होना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो सोचेगी, गवर्नमेंट जो करेगी, उस पर बहुत कुछ डिपेंड होता है। गवर्नमेंट के एफर्ट्स, गवर्नमेंट के पॉलिसीज हमें इन ऑल प्रमोट करेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें अचीव होने वाली है, क्या पॉलिसीज है जिसके थ्रू डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, सोशल जस्टिस ज़्यादा होगा। फॉर डेमोक्रेसी टू बी इंक्लूसिव one must try to bring all sections of society into mainstream. Democracy is in fact a process of accommodating different sections of society. अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर एक डेमोक्रेसी अचीव करनी है, डेमोक्रेसी आइडियली चलानी है, तो उसका मतलब ये है कि सबको साथ में लेकर चलना है। जैसे कि बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, वैसे ही यहाँ पे डेमोक्रेसी का मीनिंग ही वो है कि सारे ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी को साथ में लेकर हमें चलना है। सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम साथ में लेकर अगर चलेंगे तो वो ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी कहलाएगी। डेमोक्रेसी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। लेट अस टेक रिव्यू ऑफ एफर्ट्स मेड इन इंडिया इन दिस डायरेक्शन। अब हम जानते हैं कि इंडिया में ऐसे क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं जिसके थ्रू हम सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को एस्टैब्लिश कर सके और ओवरऑल डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग बना सके।
पहला है पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। आप सब इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि हमारे यहाँ पे हर जगह पे एक रिजर्वेशन सिस्टम लगाया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर ले स्कूल्स की, हम बात कर ले कॉलेजेस की, हम बात करें इवन पार्लियामेंट की, जहाँ पे हमारे सारे एमएलएस वगैरह बैठते हैं, वो सारे ही जगहों में रिजर्वेशन सिस्टम ला गई है। अब ये रिजर्वेशन सिस्टम क्या है डिटेल में जानते हैं। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट इज मेंट फॉर दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जिनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी समय से नहीं दी गई है, उन लोगों के लिए ये रिजर्वेशन सिस्टम इस्टेब्लिश की गई है। जनरल सेंस में बात करें तो स्टोरी ऐसी है कि बिफोर इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तभी हमारे यहाँ जात पात बहुत हाई लेवल पे था। यानी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ST SC OBC, ये सारे लोगों को हम पढ़ाई के राइट्स नहीं देते थे। यानी कि अपर कास्ट वाले लोग पढ़ने नहीं देते थे, उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, बिकॉज उनका काम फिक्स था। अगर कोई मोची है तो उसका बेटा भी मोची बनेगा, आने वाला जनरेशन भी मोची बनेगा। कोई कचरा उठाने वाला है तो आगे वाला जनरेशन भी कचरा उठाएगा। यानी कि उन्हें प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट चूज करने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बिकॉज उनको एजुकेशन का भी एक्सेस नहीं था। तो इनडायरेक्टली यहाँ बोला गया है कि वो जो कास्ट, वो जो लोग हैं जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई है, उन लोगों को रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत उनके लिए सीट एस्टेब्लिश की गई है, ताकि उनको एक मौका मिले वो लेवल के एजुकेशन को एक्सेस करने का, वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पाने का, जिससे वो बाकी लोगों से बराबरी कर सके। Accordingly, in educational institutions and in government services, some seats are kept reserved for scheduled caste and scheduled tribes। यानी कि बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसा कि मैंने बोला, और गवर्नमेंट के भी जॉब्स में यहाँ पे SC ST OBC यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन होता है। यहाँ पे लिखा है देखो, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, SC एंड ST। हम बहुत बार सुने होंगे जब हम बोर्ड्स वगैरह का फॉर्म भरते हैं, या हम स्कूल वगैरह का भी कोई कैलेंडर का भी फॉर्म लिखे, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है SC ST OBC जनरल। हम जनरल पे टिक करते हैं। काफ़ी लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो SC ST OBC में भी आते होंगे। तो SC ST OBC का मीनिंग ही है कि जिनके लिए रिजर्वेशन की गई है। देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस। SC मीन्स शेड्यूल्ड कास्ट, ST मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब, एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब OBC। समझे? यहाँ पे ये दो पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आगे देखते हैं हमारे लिए और क्या मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एक्ट फॉर एस्टैब्लिशिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। यहाँ पे एक एक्ट पास किया है, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स एक्ट। द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो अपने टेक्स्ट बुक के अंदर। द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स एक्ट, इसके अंदर सोशल जस्टिस और इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। दिस एक्ट प्रिवेंट्स एनी इनजस्टिस अगेंस्ट द पीपल बिलोंगिंग टू SC ST एंड एनी एक्ट ऑफ एट्रोसिटी कमिटेड अगेंस्ट देम इज लायबल फॉर पनिशमेंट। यानी कि ये इंश्योर करने के लिए कि कभी उनके साथ कुछ गलत ना हो, कभी उनके साथ कोई अन्याय ना हो, कभी उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये एक्ट पास किया गया, जिसके तहत यहाँ पे बोला गया है कि अगर इनके खिलाफ कोई भी गलत काम किया जाएगा या इनको डराया जाएगा, इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है। किस एक्ट के तहत? द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स एक्ट। आई होप ये एक्ट क्लियर हो गया हो। बस इसके अंदर यही दो पॉइंट्स है, आपको बस यही ध्यान रखना है कि इनके खिलाफ, SC ST के खिलाफ कोई भी अगर दुर्व्यवहार किया जाएगा तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी अंडर द एक्ट शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स एक्ट। प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज। अब माइनॉरिटीज कौन है? माइनॉरिटीज वो लोग हैं जिनका पॉपुलेशन में परसेंटेज बहुत कम है एज कंपेयर टू ओवरऑल पॉपुलेशन, जैसे कि जैन, बुद्धिस्ट, सिख, मुस्लिम्स, ये सारे और काफ़ी सारे हैं, सिख्स, ये सारे लोग माइनॉरिटीज़ के अंदर आते हैं और इनके लिए भी स्पेशल प्रोविज़न
रखे गए हैं। क्या है देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड सेवरल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड सेवरल पॉलिसीज फॉर माइनॉरिटीज टू प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। किस क्षेत्र की यहाँ पे बात की जा रही है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों जगह पे कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं जिनसे माइनॉरिटीज को फायदा हो सके। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज एंड रीजन। यानी कि आप किसी के जात, किसी के धर्म, किसी के भाषा और किसी के जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, जिस रीजन से बिलोंग करता है, उसके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। दिस इज अ comprehensive provision for minorities which fundamentally protects their rights to equality, freedom, right against exploitation and cultural and educational rights। अब ये प्रोविजन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, ये एक पैकेज है पूरा जिसके अंदर क्या बोला गया है कि ये प्रोविजंस माइनॉरिटीज को राइट टू इक्वालिटी देता है, फ्रीडम देता है, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि कोई उनके साथ दुर्व्यवहार वगैरह नहीं कर सकता है, उसके अगेंस्ट उनको राइट प्रोटेक्ट की गई है। एंड कल्चरल एजुकेशनल राइट्स भी प्रोटेक्ट की गई, यानी वो अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपने बिलीव्स को फॉलो कर सकता है, उन पर कोई रोक टोक नहीं होगी, और उनके एजुकेशनल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। लॉज रिलेटिंग टू वुमेन एंड प्रोविजन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं अबाउट विमेन की, पर्टिकुलरली उनके क्या लॉज है जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड उनका रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या राइट्स और क्या प्रोविजंस बनाए हैं। देखते हैं जल्दी से। इन दी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड एफर्ट्स वर मेड फॉर एम्पावरिंग वुमेन, यानी कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद एफर्ट्स बनाए गए हैं, एफर्ट्स लिए गए हैं, कुछ कदम उठाए गए हैं जिनसे वुमेन्स की राइट हम प्रोटेक्ट कर सके। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन, सेवरल पॉलिसीज हैव बीन अडॉप्टेड। क्या बोला है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन, सेवरल पॉलिसीज हैव बीन अडॉप्टेड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। यानी कि वुमेन्स की प्रॉब्लम समझी गई और उनके ऊपर काफ़ी पॉलिसीज बनाई गई दो स्तर पर, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल, दोनों ही स्तर पे कुछ ना कुछ एफर्ट्स लिए गए। इलिटरेसी अमंग वुमेन टू मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर डेवलपमेंट। क्या क्या यहाँ पे पहले तो इलिटरेसी रिमूव करने के लिए कदम उठाए गए। इलिटरेसी वुमेन्स में पहले बहुत ज़्यादा थी बिकॉज उनको चांस नहीं दिया जाता था पढ़ने का। सो सबसे पहले उसके रिलेटेड यहाँ पे कदम उठाए गए, एंड देन उनके लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ बाकियों के लिए ओपन है, मेंस के लिए ओपन है, वही चीज़ वुमेन्स के लिए ओपन रख दी ताकि वो भी डेवलप कर सके, वो भी ग्रो कर सके। द राइट्स टू हैव एन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, एक्ट अगेंस्ट सेक्शुअल हरेसमेंट, Domestic Violence Prohibition Act are some important provisions which create a favorable environment for protection of freedom of women and securing their development। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो एक इक्वल शेयर दे दिया गया है वुमेन को, किसके, अपने हस्बैंड के और अपने पापा के जो भी प्रॉपर्टी होगी उसकी हिस्सेदारी में। पहले क्या होता था, ये जो आपके जो फादर होते थे उनके जो प्रॉपर्टी है उनमें खाली मेंस का राइट्स रहता था, वुमेन्स को राइट नहीं दिया जाता। अब 50% शेयर वुमेन का भी होगा और 50% मेन का होगा। दूसरा, उनके हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी होगी उसमें भी 50% शेयर उनको मिलेगा। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास किया गया जहाँ पे दहेज लेना या दहेज देना दोनों ही बैन हो गया, दोनों ही प्रोहिबिट हो गया। एक्ट्स अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट, अब वुमेन्स के अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट के रिलेटेड बहुत सारे केसेस होते थे और उसके वजह से ये एक्ट पास करना पड़ा जहाँ पर सेक्सुअल हरेसमेंट करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि आप बहुत सारे केसेस सुनते रहेंगे जहाँ पे हस्बैंड वाइफ को परेशान कर रहे हैं, सास परेशान कर रही है, तो ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आ गई और इसके रिलेटेड भी एक्ट पास किया गया, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसके थ्रू वुमेन्स के रिलेटेड कुछ लॉ और प्रोविजंस ये सारी चीज़ें में आ गई है। और भी काफ़ी सारे प्रोविजंस है जो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। हमने लॉज रिलेटिंग टू वुमेन तो देख लिया, अब प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशन, पहला, इन आवर कंट्री फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन्स हैव इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन।
हमारे देश में पहले से ही वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा कम रहा है। मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव मेड एफर्ट्स टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। बहुत सारे देशों में इनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए कोशिश की गई है। फ्रॉम इट्स पर्सपेक्टिव चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन इंडिया एज वेल। अब दुनिया को देख के इंडिया भी सीखा है और इंडिया ने भी कुछ कदम उठाए हैं। द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट यानी कि चेंजेस रिजर्व्ड 33%, कितना 33% सीट्स अब जो भी होगी वो रिजर्व्ड होगी फॉर विमेंस, ऑफ सीट फॉर विमेन इन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़, उसके बाद पंचायती राज, ये सारी चीज़ें जो भी आती है जो लोकल लेवल पे गिनी जाती है, उसमें 33% सीट्स विमेन के लिए रिजर्व्ड होगी। दिस परसेंटेज हैज़ बीन रेज टू 50% इन सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। अब ये 50% तक भी इंक्रीज की गई है बहुत सारे स्टेट्स में। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है कि महाराष्ट्र में तो ये 50% हो गया है 33% से बढ़कर। तो आप देख सकते हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन की और हम आगे बढ़ रहे हैं और इंडिया इसी तरह प्रोग्रेस के थ्रू आगे बढ़ता रहेगा। A national commission for women has been established. Similar commission also exists at the state level. अब एक नेशनल कमीशन बनाई गई है किसके लिए? स्पेशली फॉर वुमेन। और ऐसे ही स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट्स क्रिएट किए गए हैं। द एक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन डायरेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। हमने जैसे डिस्कस किया था 2 स्लाइड पहले कि एक डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट पास किया गया था और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक डेमोक्रेसी की तरफ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। दिस एक्ट अंडरलाइंड द नीड टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ वुमेन। अब ये एक्ट क्या कर देता है? एक वुमेन की डिग्निटी और उनकी सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट कर देता है। दिस एक्ट रिजेक्टेड ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन एंड अथॉरिटेरियनिज्म and expanded the scope of Indian democracy to make it inclusive in true sense। अब डोमिनेशन और ऑथोरिटेरियनिज्म मतलब क्या? ऑथोरिटेरियनिज्म यानी कि हक जमाना, ये डोमिनेंस भी सेम मीनिंग हो गया, थोड़ा कहीं ना कहीं कनेक्टेड है 2 वर्ड्स। तो ये बंद हो गया है। अब पहले कैसा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, जो ही मर्द लोग बोलेंगे वही हमें करना है, ये अब बंद हो गया है। अब ये सिस्टम धीरे धीरे रिजेक्ट हो रही है, ट्रेडिशनल नॉर्म धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे बस यही कुछ बातें की गई है। यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट जो था अबाउट सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी खत्म हो चुका है। हमने किसके बारे में बात की? एक तो SC ST OBC, दूसरा माइनॉरिटीज और तीसरा विमेन के राइट्स के बारे में। तो ये थे हमारे पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपसे कोई भी वीडियो लेक्चर मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।